हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम परीक्षा मंथन कार्यक्रम में बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को कुछ एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। उससे पहले मैं बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं वो महाविद्यालय समय के अनुसार महाविद्यालय में सबसे पहले अपना परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन ई मित्र पर जाकर भर दे और उसके बाद में महाविद्यालय में जमा करवाए। महाविद्यालय में जांच करवाने के बाद में फिर ई मित्र पर फीस भरकर उससे संबंधित जो बीए प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की जो मार्कशीट है वो स्वयं हस्ताक्षर की प्रतिलिपि छाप में लगाकर फॉर्म को महाविद्यालय में समय पर सबमिट करवाए। काफ़ी विद्यार्थियों ने फॉर्म सबमिट करवा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ विद्यार्थी है जिनके अभी तक परीक्षा आवेदन जमा नहीं हुआ है। तो आप लोग कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसकी 8 मार्च लास्ट तारीख है। तो आप उससे पहले 8 मार्च से पहले पहले सभी विद्यार्थी अपना परीक्षा का आवेदन पत्र भरकर महाविद्यालय में जमा करवा दें। उसके बाद में महाविद्यालय में जो महाविद्यालय में नियमित रूप से जो क्लासें हैं वो प्रारंभ हो गई हैं। बीए प्रथम द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष एवं एमए प्रवेश एवं उत्तरार्ध की जो कक्षाएं हैं वो भी नियमित रूप से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 50% उपस्थिति के साथ में महाविद्यालय में क्लासें प्रारंभ हो गई हैं। उसके उपरांत भी कुछ विद्यार्थी घर पर रहकर के 50% अनुपस्थित के रूप में घर पर रहकर के जो अध्ययन करें। तो मैं खासकर उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक परीक्षा मंथन जो कार्यक्रम हमारे ओर से जारी किया जाता है और इसके माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो आज हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो विज्ञान है उसमें आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष रखूंगा। तो एक क्वेश्चन है कि युआन कूटनीति क्या है। आपको मालूम होगा युआन कूटनीति है वो चीन से संबंधित है, क्योंकि चीन अपनी मुद्रा युआन को इस दूसरे देशों को प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता देने के लिए इस प्रकार की जो पॉलिसी थी इसको युआन कूटनीति के नाम से जाना जाता है। यानी कि चीन साम्यवादी प्रसार को अधिक से अधिक करने के लिए या उन देशों को साम्यवादी विचारधाराओं के साथ में जोड़ने के लिए जो एक मुद्रा के रूप में जो युआन पॉलिसी अपनाई थी, तो इस प्रकार से व्यवस्था है। उसके बाद में अगला मैं प्रश्न करता हूं कि चीन की मोतियों की माला की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं, या चीन की मोतियों की माला नीति क्या है। इस टाइप का भी प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो चीन दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देशों में सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अड्डों का निर्माण करके भारत को घेरने को लंबे समय से अपनाई जाने वाली एक नीति है, जिसको मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। इसके विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की मंशा पूरी नहीं होने देने की एक आक्रामक नीति पर अग्रसर है और ऐसे में भारत भी चीन पर चौतरफा दबाव बनाने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो इससे संबंधित इसकी श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि भारतीय विदेश नीति की प्रमुख कोई दो विशेषताओं के बारे में बताइए। भारतीय विदेश नीति की जो विशेषता है, आपको मालूम है कि भारतीय विदेश नीति का जो जनक पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई थी, साम्यवादी विचारधाराएं एवं पूंजीवादी विचारधारा थी, वो अलग अलग विचारधाराओं के रूप में एक हो गई थी। ऐसी स्थिति में हमारे देश की जो विदेश नीति थी, हमारे देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तटस्थ या गुटनिरपेक्षता की नीति को किस प्रकार से अपनाया था, और उसके बाद में हमारे विदेश नीति थी, उस विदेश नीति के जो सिद्धांत थे उन लोगों ने जो प्रस्तुत किए थे। तो पहला हमारा जो सिद्धांत था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, यानी कि हम एक वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को एक शांति का संदेश देते हैं, हम किसी के साथ में युद्ध इत्यादि में समर्थन नहीं करते हैं। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत की विदेश नीति की एक विशेषता रही थी, इसका सिद्धांत है। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध
क्योंकि भारतस्यम साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद है, नस्लवाद है, इनका भारतस्यम एक शोषित रहा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो विदेश नीति का निर्धारण किया गया था, तो हमने साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की नीति का हमेशा के लिए विरोध किया था। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में भारतीय विदेश नीति की कोई दो उपलब्धियां बताइए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो विदेश नीति है, इसकी प्रमुख कोई दो उपलब्धियां बतानी है। तो पहली उपलब्धि यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व, आप लोगों को मालूम होगा कि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो नेतृत्व हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो श्रेय है वो पूरा का पूरा भारत को जाते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, तो इस प्रकार से ये लोग थे। इन्होंने नासिर हुसैन, तो नेहरू, नासिर, हुसैन, इनकी जो टीम थी, इन लोगों ने मिलकर के एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसलिए आज जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, उस संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में जो अगर कोई दूसरा कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके सदस्यों के रूप में कहे, तो ये एक गुटनिरपेक्ष संगठन के नाम से ले सकते हैं, जिसमें करीब 123 के आसपास के मेंबर्स हैं। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग की नीति पर बल देना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग की जो नीति है, ये नीति एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व को भारत की ओर से प्रदान की गई थी। इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। उसके बाद में कई बार प्रश्न आता है कि पंचशील के सिद्धांत से आप क्या जानते हो, यानी कि पंचशील का जो सिद्धांत है, जो हमने जो चीन के साथ में किस प्रकार से जो पंचशील के जो सिद्धांत दिए थे, तो इसके बारे में पंचशील के सिद्धांत के प्रमुख कौन कौन से आचरण हैं या किस प्रकार से किए जाने चाहिए, या पंचशील के जो सिद्धांत हैं किन किन के बीच, किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो उस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध को लेकर के भारत और चीन के बीच में एक समझौता किया गया था, और उस समझौते के अनुसार उसमें 5 सिद्धांत निश्चित किए गए थे। और उन 5 सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत ये था कि सभी राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुता को सुरक्षित रखा जाएगा, यानी कि कोई भी देश किसी भी देश की जो एक आंतरिक एवं बाहरी जो संप्रभुता है उस पर किसी प्रकार से कोई शोट नहीं करेगा, या किसी देश की अखंडता और संप्रभुता है उस पर किसी प्रकार का कोई वार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में अनाक्रमणता, यानी कि कोई राष्ट्र किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। हस्तक्षेप, एक देश किसी दूसरे देश के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। समान व्यवहार एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। इस प्रकार से ये हमारे जो भारत के चीन के साथ में जो एक सिद्धांत पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसमें 5 बातों पर महत्वपूर्ण रूप से एक फोकस डाला गया था। उसके बाद में कई बार प्रश्न आता है कि गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता में क्या अंतर है। कई बार विद्यार्थी इसको एक ही श्रेणी में इंगित कर लेते हैं कि तटस्थता एवं गुट निरपेक्षता में क्या अंतर है। तो तटस्थता अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं यानी कि मुद्दों पर अलगाव का दृष्टिकोण अपनाते हैं, जबकि गुट निरपेक्षता उन पर स्वतंत्र न्याय अन्याय के आधार पर दृष्टिकोण अपनाते हैं, और ये एक नकारात्मक नहीं सकारात्मक नीति का प्रतीक के रूप में माना जाता है। उसके बाद में भारत को पहली बार किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करना पड़ा था, यानी भारत को पहली बार किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करना पड़ा था, तो उस देश का नाम है श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका की सीमाओं का उल्लंघन किया था। उसके बाद में प्रश्न आता है कि भारतीय विदेश नीति की कोई 2 कमियां बताइए, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है इसकी कोई कमियां बताइए। भारतीय विदेश नीति अत्यंतिक आदर्शवादी, शांतिवादी एवं तुष्टीकरण की नीति रही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज जहां हम आदर्शवाद की बात करते हैं, वहीं आज जो राजनीति, जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो शक्ति पर बल देता है, जबकि हम आदर्शवाद की बात करते हैं, हम यथार्थवाद की बात नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारी एक त्रुटि भी कह सकते हैं। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जहाँ बात करते हैं, हम लोग हमेशा ही शांति में विश्वास करते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हमारे पड़ोसी भी हो क्यों नहीं हो, या अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र हैं हम उसका हमेशा ही सम्मान करते हैं। लेकिन ये एक सकारात्मक एवं आशावादी जो नीति है, ये हमारी एक कमजोरी भी कही जा सकती है। उसके बाद में तुष्टीकरण इत्यादि। तो इस प्रकार से ये हमारी जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति
के बारे में बताया जा सकता है कि ये हमारी एक प्रकार से आलोचना है। उसके बाद में कई बार इस पे जो प्रश्न पूछा गया था कि जैसे नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ये एक सैनिक संगठन है। पहली बार जो एक मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग थे, तो इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो शीत युद्ध जो प्रारंभ हुआ था, तो ये पहला एक सैनिक संगठन स्थापित किया था 1949 में। उसके बाद में एक सीटों की स्थापना हुई थी 8 सितंबर 1956 में सीटों की स्थापना हुई थी। सीटों की स्थापना हुई थी, उसका जो उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्वी एशिया में विशेषकर कंबोडिया, वियतनाम और लाओस है, उसमें साम्यवादी प्रभाव को रोकना था। यानी कि उस समय जो दो विचारधाराएं थी, पूंजीवादी और साम्यवादी थी, ये विचारधाराएं बढ़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में सीटों का जो उद्देश्य था कि ये दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप है, इनके जो देश हैं, इनको किस प्रकार से साम्यवाद के प्रसार में जाने से किस प्रकार से रोका जाए, इस प्रकार की जो बात इसमें हुई थी। उसके बाद में 1953 में सर्चिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा था, और उस प्रस्ताव के अनुसार ही 1956 में 8 सितंबर 1956 में सीटों की स्थापना हुई थी। कई बार ये प्रश्न आता है कि सीटों की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले किसने लगा था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर्चिल ने इसकी स्थापना का जो पहला है वो प्रस्ताव रखा था। उसके बाद में वार्सा पैक्ट की बात करते हैं, क्योंकि वार्सा पैक्ट की बात करना जरूरी है, क्योंकि वार्सा पैक्ट था ये एक नाटो का जवाब था। क्योंकि नाटो जो संगठन था, ये संगठन पूंजीवादी विचारधाराओं के जो देश थे उनसे संबंधित था, और जब शीत युद्ध आगे बढ़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ और उसके जो 8 सदस्यीय देश थे, उन लोगों ने नाटो के विरोध में या नाटो के जवाब में वार्सा पैक्ट का निर्माण किया था। ये जो निर्माण है 14 मई 1955 को किया गया था, और इसमें ये कहा गया था कि यदि किसी सदस्य देशों पर सशस्त्र आक्रमण होता है, तो ऐसी स्थिति में अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे। इस प्रकार की जो नीति है, इस नीति को भी इसमें अपनाया गया था। उसके बाद में जैसे एक प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि U2 विमान की घटना से आप क्या तात्पर्य। U2 विमान की जो घटना है बहुत ज़्यादा चर्चित भी हुई थी, और इस घटना को लेकर के शीत युद्ध की एक चरम सीमा के बारे में भी बताया गया था कि क्योंकि U2 विमान एक अमेरिका का एक जासूसी विमान था, जो सोवियत सीमा में जासूसी कर रहा था, और 1 मई 1960 को पकड़ा गया था। तो इस प्रकार से इसमें एक तरफ तो वो पेरिस शिखर शांति सम्मेलन हो रहा था, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ है, इन लोगों ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित करने के लिए पेरिस में मतलब हम एक शांति स्थापित करने के लिए एक सम्मेलन करते हैं। लेकिन उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के राष्ट्रों का एक सम्मेलन था। लेकिन जो ही सोवियत संघ इधर से ये सम्मेलन कर रहे थे, और उधर से जो अमेरिका ने है अपना जो एक U2 विमान था, जो जासूसी के रूप में इसकी सोवियत सीमा में के अंदर पकड़ा गया था। तो ऐसी इस घटना से सोवियत संघ अमेरिका से बहुत नाराज हो गया था, और उस समय सोवियत संघ के जो नेता थे खुश्रुशेव ने डिगोल जो फ्रांस के उस समय राष्ट्रपति थे, मैकमिलन जो ब्रिटेन के नेता थे, इनसे हाथ मिला दिया। लेकिन आइजनहावर जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, आइजनहावर से हाथ नहीं मिला था, तथा उन्हें सोवियत आने का जो न्योता दिया था, ये न्योता भी कैंसिल कर दिया गया था। क्योंकि जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, पेरिस सम्मेलन के बाद उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने सोवियत नेता को अपने राष्ट्र में आमंत्रित नहीं, सोवियत संघ ने अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने राष्ट्र में आमंत्रित किया था। लेकिन जब U2 विमान की घटना घटित हो गई, तो ऐसी स्थिति में उन पर एक संदेह का आरोप लग गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आज के इस यूट्यूब वीडियो में, ये जो यूट्यूब वीडियो है, ये विशेषकर BA फाइनल के विद्यार्थी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो विषय हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपकी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।